नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और उसमें हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में भी हमारा जो पाठ्यपुस्तक है हमारी आरंभ भाग 1 का जो तीसरा अध्याय है राम नरेश त्रिपाठी, ये काव्यखंड है। तो इनके द्वारा जो रचित हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित कविता है पथिक, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले राम नरेश त्रिपाठी का जो थोड़ा परिचय है वो जानकारी हो जाए उसकी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश जिले के कोयरीपुर नामक गांव में सन 1881 में हुआ था। ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कविता के प्रति इनकी रुचि शैशव काल से ही थी, यानी कि बचपन से ही इनको कविता लिखने का जो शौक है वो था। कोयरीपुर जो गांव है उसके विद्यालय के मुख्य अध्यापक ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। आप भी उनसे प्रभावित होकर समस्या पूर्ति ब्रज भाषा में ही करने लगे। इसके उपरांत द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती से प्रभावित होकर ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपना लिया। आपने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का अदम्य साहस के साथ किया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको अनेक बार कारागार की यातनाएं भी करनी पड़ी थी, यानी कि यात्राएं जो सहन करनी पड़ी थी, यात्राएं करनी पड़ी। राष्ट्रभाषा के प्रचार तथा साहित्य भाव या साहित्य सेवा की दृष्टि से आपने हिंदी मंदिर की स्थापना की। इनकी कविताओं में देश प्रेम का स्वर प्रमुखता से व्यक्त हुआ है। अब इनके द्वारा जो रचित मुख्य रचनाएं हैं, इनका जो कृतियां काव्य संग्रह है मिलन, पथिक तथा स्वप्न इनकी खंड काव्य हैं। मानसी जो कि फुटकर कविता संग्रह है, जिनकी अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं, भाव हैं, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, इनकी कविताएं हैं, उनका संग्रह मानसी। कविता कौमुदी 8 भागों में है इनकी। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, हिंदी एवं उर्दू की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह भी किया है। तो आज हम इनके द्वारा जो रचित कविता है पथिक, उसके जो कुछ अंश हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं भाग 1 के माध्यम से। और इसमें जो एक पथिक है, प्रातः के समय जब समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय के साथ में उसको सागर जो है, समुद्र जो है और जो आसमान है कैसा दिखाई दे रहा है, और वह किस प्रकार से विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से जो है उस एक कल्पना में अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहा है, उन्हीं भावों को इस कविता के माध्यम से जो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं वे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम अध्ययन करते हैं इनके द्वारा रचित जो पथिक कविता है उसके भाग पहले का। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अब इसमें देखिए कि रवि कहा गया सूर्य के लिए, कि जो सूर्य है प्रातः काल का सूर्योदय का समय जब है, और पथिक जो है समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, तो उस समय देखिए कि आसमान में जो किस प्रकार का प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद कहा गया है जलद, यानी कि बादलों के लिए, और बादलों की जो माला है, यानी कि बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, थिरक रहे हैं किसके सामने? सूर्य के सामने। कि प्रत्येक पल नया जो वेश धारण करते हुए रंग बिरंगे जो है बादल जो हैं वे आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे सूर्य के सामने वो नृत्य कर रहे हो आसमान में। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। अब देखिए कवि का मन जो है चंचल है, हर किसी का मन चंचल रहता है, तो कवि का जो चंचल मन है वो किस प्रकार के भाव जो अपने अंदर प्रकट कर रहा है, क्या चाहता है उसका मन। तो जो अपने कवि है उसका मन चाहता है कि नीचे नील समुद्र मनोहर। अब देख रहा है, क्योंकि कवि जो वहां पे समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि समुद्र का जो रंग है वो नीला है, सुंदर है, अत्यंत मन को आकर्षित करने वाला है, और ऊपर जो आसमान का रंग भी नीला ही है, ऊपर भी नीला रंग है और नीचे भी नीला रंग है। तो वह अपनी ओर नीला रंग जो आकर्षित कर रहा है कवि को। और उसके बाद भी कवि के मन में जो विचार उठते हैं, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। और कवि का मन चाहता है कि वह बादलों पर बैठकर, घन मतलब बादल, बादलों पर बैठकर
इनके बीच में विचरण करे। इनके बीच में, समुद्र और आसमान के बीच में, इन दोनों के बीच में वह विचरण करे, उनका जो आनंद है उसकी अनुभूति करे। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब कवि इसमें कहता है कि हे प्रिय, हे मेरे मन, मेरे हृदय के अंदर रत्नाकर गर्जन कर रहा है, यानी कि मेरे सामने जो है रत्नाकर, रत्नाकर जो है समुद्र के लिए कहा गया है, क्योंकि रत्नों का, अगर रत्नों की खान जो है वो समुद्र को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक जो रत्न है वह समुद्र में से निकलता है, इसलिए रत्नाकर कहा जाता है। समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है, कि रत्नाकर जो समुद्र है अपनी लहरों के द्वारा गर्जन कर रहा है, आवाज कर रहा है, मल्यानील बहता है। मल्य प्लस अनिल, अनिल मतलब हवा, कि मल्य जो चंदन, चंदन की खुशबू के समान जो हवा है वो बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कि मेरे हृदय के अंदर सदा ही यह हौसला भरा रहता है कि मैं जो है, जो रत्नाकर की जो समुद्र की गर्जन है और जो चंदन की खुशबू है उसमें सदा ही आनंदित होता रहूं। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब कवि जो है कहता है, उसकी कल्पना है, उसका मन चाहता है कि यह जो विशाल, बड़ा और विस्तृत जो महिमा से भरा हुआ जो समुद्र है उसके घर के, उसका घर यानी कि वो पूरा समुद्र जो है उसके अंदर वह लहरों पर बैठकर उसके प्रत्येक कोने में विचरण करे और उसका जो आनंद है वो ले, जिससे कि हर प्रकार से उसका जो मन है समुद्र के जो हर प्रकार के सुख का अनुभव ले सके। हर प्रकार से जो कवि का मन है चंचल है, चलायमान है, और हर तरफ वह अपनी कल्पना दृष्टि से अपने जो भाव हैं, मन में उभरने वाले जो भाव हैं, उनको हर प्रकार से कवि जो है वो कह रहा है। तो इसलिए कवि ने इसके अंदर जो रवि के सम्मुख थिरक रही है 90 वाली माला, तो इसके अंदर जो ये पंक्ति जो है, इस पंक्ति में मानवीय कर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सूर्य को और बादलों को मानव रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां पे प्रकृति को या किसी को मानव रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहां पे मानवीय कर्ण अलंकार रहता है। तो साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है हर प्रकार से आसमान में छाए हुए जो बादल हैं उसके माध्यम से, और जो समुद्र का जो रंग है नीला है उसके माध्यम से, हर प्रकार से वो इनके बीच में भ्रमण करना चाहता है, लेकिन वह सहज रूप से वो भ्रमण नहीं कर पाता, लेकिन अपने मन को चाहता है कि बादलों पर बैठकर जो आसमान में प्रत्येक जो कोना है, जो समुद्र है, उसके प्रत्येक कोने में वह विचरण करे। तो इस प्रकार से कवि जो है इस पथी कविता के माध्यम से प्रकृति का जो मनोहारी, जो मनोरम जो दृश्य है, जो इसका समुद्र का और सूर्योदय के समय आसमान का जो किस प्रकार से दृश्य रहता है, उस दृश्य को हमारे सामने इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया है। ये थी इनकी जो रचना पथिक, उसका एक भाग। आगे भी हम इनके जो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।